आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है साइटोस्केलेटन के बारे में। हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अगर CSI नेट को क्रैक करना होगा, अगर क्रैक करते हो, बचाते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कब स्ट्रॉन्ग होगा, पर्टिकुलर कोई टॉपिक के बारे में जब आप ज़्यादा से इंफॉर्मेशन लेके उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखते हैं ये साइटोस्केलेटन है क्या, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो साइटोस्केलेटन है, साइटो एंड स्केलेटन, ऑब्वियसली हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर्स है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी एनिमल हो, अगर उसका स्केलेटन नहीं है एक अंदर की तरफ, क्या वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है? तो नहीं, वो मेंटेन नहीं करता है। ऐसे सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी उसको स्केलेटन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, वही है इसका साइटोस्केलेटन। पर सेल के अंदर का जो साइटोस्केलेटन है वो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन कर सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले जो साइटोस्केलेटन है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन्स। मतलब क्या है, ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर्स है, ये अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ हमेशा सेल के अंदर मेंटेन नहीं रहता, कम ज़्यादा होता है। डायनामिक स्ट्रक्चर्स मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, एक फिक्स्ड कोई इसका लेंथ नहीं रहता। इंटरलिंकिंग प्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, हम जान चुके हैं कि साइटोस्केलेटन में क्या रहता है, प्रोटीन्स रहता है। वो प्रोटीन्स आपस में जुड़कर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स देता है। साइटोस्केलेटन, जो सेल का साइटोस्केलेटन है, उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा एक्टिन फिलामेंट एंड तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। पहले हम आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। हम ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब माइटोसिस या मियोसिस का जो प्रोसेस है जब हम पढ़े हैं, हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, जो क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर रीजन्स है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल आके अटैच्ड होता है, फिर उसको वो जो क्रोमोसोम्स है उसको लेके जाता है कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन में। फिर उसके बाद एनाफेज एंड टेलोफेज जो होता है वो अलग टॉपिक है, तो वो क्या है, वो भी एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो पहले कुछ जान लेते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, पॉलीमर ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बेसिकली एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, लाइक ये एक ट्यूब्यूलर, 2 ट्यूब्यूलर प्रोटीन है, एक हो गया अल्फा ट्यूब्यूलर प्रोटीन एंड दूसरा हो गया बीटा ट्यूब्यूलर प्रोटीन। ये आपस में चिपका हुआ रहता है, ये हस्बैंड वाइफ की तरफ रहता है, एंड ये जो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर है, इससे ही बनता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमर फॉर्म। सो यही बेसिकली डाइमर्स का पॉलीमराइजेशन होता है एंड अल्टीमेटली माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होता है। पहले ये जो हमारा डाइमर है, ये जो दो डाइमर लग चुका है, इसको हम कहते हैं एक के बाद एक इसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, प्रोटोफिलामेंट। सो डाइमर से क्या बना, प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट ऐसे एक प्रोटोफिलामेंट ऐसे 13 ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे एक 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख सकते हो, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है, नॉर्मली 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक कंप्लीट जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो फॉर्मेशन होता है। बेसिकली एक हॉलो माइक्रोट्यूब्यूल्स, हॉलो रहता है, ठीक है। अभी फाउंड इन माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ आ जाता है, तो फाउंड इन माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल हम जानते हैं, माइटोटिक स्पिंडल ऑलरेडी हम अभी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो माइटोसिस में जो हमारा स्पिंडल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल्स फॉर्मेशन होता है उसमें सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम में क्या रहता है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल हमें अब देखेंगे, जो हमारा सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोजोम है, उसमें भी हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स ही रहता है। नेक्स्ट कोर ऑफ सिलियर फ्लैजेला। सिलियर फ्लैजेला अगर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो उसके अंदर भी क्या है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स
तो हो गया, ये हो गया कुछ बेसिक्स पॉइंट्स। अभी हम जानेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन के बारे में, प्रोटीन्स कैसे इन्वॉल्व होता है, कौन कौन प्रोटीन कैसे जुड़ता है, उसको हम अभी देखेंगे। तो पहले आता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस। न्यूक्लिएशंस का मतलब क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा वो हमें देखना होगा, उसको वो जानने के लिए हम न्यूक्लिएशन प्रोसेस देखेंगे। सो न्यूक्लिएशन स्टार्ट्स इन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MTOC न्यूक्लिएशन हमें जानने के लिए कहाँ से इसका स्टार्ट होगा? MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में। सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा सेंटर है, यहाँ से न्यूक्लिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हम देखेंगे वो जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशंस का जो सेंटर है उसके बारे में कैसे होता है। तो जो डस्टर है वो गुम हो चुका है क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए हम लेके आए हैं जुगाड़। सो हमें इंडियन लोग जुगाड़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए, तो पहले साइटोस्केलेटन का जो पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल का दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हम ऑलरेडी जानते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं क्या? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हैंड राइटिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो पहले आते हैं माइक्रो न्यूक्लिएशंस। एक मिनट देख लेते हैं कैमरा चालू है कि नहीं, बंद हो जाता है बीच बीच में। नहीं, चालू है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरा चालू है। तो ठीक है, न्यूक्लिएशंस प्रोसेस, कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी कलेक्ट करके रख चुके हैं, बुक से हम कलेक्ट करके रख चुके हैं। देख के हमें क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि यूं ही वीडियो तो नहीं बना सकते, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हमें पॉइंट्स जानना है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हम लिख के रखे हैं जो बुक से कलेक्ट किया गया है। सो ठीक है, न्यूक्लिएशन स्टार्ट्स इन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। कहाँ से स्टार्ट होगा? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। सपोज ये हमारा एक सेल है, तो ये हो गया एक सेल। अभी आप देखोगे ये सेल क्या है? ये है एक इंटरफेस सेल। सपोज इंटरफेस में कोई एक सेल है, इंटरफेस में कोई एक सेल है, तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोसोम है ये रहेगा हमारा सेंट्रोसोम। इसका जो दो सेंट्रियोल रहेगा, डायगोनली क्या रहता है? सेंट्रियोल। और यहाँ पर न्यूक्लियस जो भी है, तो यहाँ ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोसोम है यही बेसिकली क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? MTOC कह सकते हैं या कि नहीं? यस, कह सकते हैं। तो यही है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो क्या है? सेंट्रोसोम होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा? हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक के बाद एक ट्यूब्यूलिन डायमर अटैच्ड होके ऐसे अटैच्ड होके हमारा एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है। ये हो गया इंटरफेस में। अभी एक सेल डिवाइड हो रहा है, सपोज माइटोसिस चल रहा है। सो माइटोसिस चलने के बाद यहाँ पर क्या? दोनों पोल, यहाँ पर क्या है? ये भी एक क्या है? MTOC इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बनता है और जो क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल्स जो हमारा रीजियंस है उसमें लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है। तो यही जो MTOC है, जब इसका मतलब स्पिंडल पोल कहते हैं, जब मेटाफेज मतलब सेल का डिवीजन हो रहा है माइटोसिस, तो इसको कहा जाता है स्पिंडल पोल। स्पिंडल पोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है, क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें लाया जाता है, फिर एनाफेज का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो ये भी क्या है? एक MTOC स्पिंडल पोल। स्पिंडल पोल भी एक है। तो ये है बेसिकली। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट में MTOC कंटेंट्स गामा। अभी और एक चीज और एक डायग्राम, ये जो बेसिकली हमारा है, सपोज ये एक पार्ट है, सेंट्रोसोम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम को थोड़ा सा हमें इनलार्ज करते हैं। इनलार्ज करने से हमें क्या दिखेगा? तो हमें दिखेगा दो सेंट्रियोल। ऐसे नहीं रहता अभी हम, ठीक है, ऐसे दो सेंट्रियोल रहता है। सेंट्रियोल के बाहर क्या रहेगा?
पेरीसेंट्रियोलर, सेंट्रोसोम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बाहर की तरफ जो हमारा सेंट्रियोल है इसके चारों तरफ क्या रहेगा, पेरी सेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, ये पेरी जो सेंट्रियोलर और ये एक होगा हमारा डॉटर, एक होगा डॉटर सेंट्रियोल और एक होगा मदर सेंट्रियोल। ठीक है, एक डॉटर सेंट्रियोल और एक मदर सेंट्रियोल। यहाँ पर जो एम्प्टी पेरीसेंट्रियोलर जो मटेरियल्स है उसमें किसको देखा जाता है, उसमें देखा जाएगा गामा ट्यूब्यूलिन। अभी हम देखेंगे ये क्या है, गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, गामा टी फॉर ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल में सिर्फ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन नहीं रहता, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन के मतलब वो भी रहता है और उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल रहता है जो है गामा ट्यूब्यूलिन, जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का न्यूक्लिएशंस में हेल्प करता है, जो टेम्पलेट के जैसे काम करता है। सो यहाँ पर से ही एक के बाद एक जो हमारा ट्यूब्यूलिन डाइमर है अटैच्ड होता है, अटैच्ड होके एक माइक्रोट्यूब्यूल तैयार करता है। ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल तैयार करेगा कहां पर, ये जो गामा ट्यूब्यूल। सो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम को जब हम इनलार्ज करते हैं इसमें दो सेंट्रियोल डॉटर एंड मदर सेंट्रियोल रहता है एंड उसके बाहर की तरफ क्या रहता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स में क्या रहेगा, गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। वही हमारा एक मतलब टेम्पलेट के जैसे काम करेगा, उससे ही हमारा जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस है उसमें हेल्प होगा। ये जो गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये ट्यूब्यूलिन तो है, उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी रहता है। ठीक है, पॉइंट में अभी हम देखते हैं तो वो भी हम आएंगे। सो दिस कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ टेम्पलेट सो फॉर अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर टू बिगिन पॉलीमरेज एक्ट एज माइनस एंड। और एक चीज़ वो भी हम देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा एंड रहता है उसमें सो एमटीओसी को थोड़ा सा हम देखते हैं, गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा ट्यूब्यूलिन, जो हमारा ट्यूब्यूलिन है वो। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर थोड़ा सा, फिर रहेगा 1 2 3, कितना ट्यूब्यूलिन है। सो बेसिकली 8 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। ठीक है, 8 पॉलीपेप्टाइड, ये है हमारा गामा ट्यूब्यूलिन और ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स है इसको हम कहते हैं गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ही जो हमारा ट्यूब्यूलिन डाइमर्स है वो आता है अल्फा बीटा करके। ये जो ट्यूब्यूलिन डाइमर्स है ये एक के बाद एक लगेगा और एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है यहाँ से। तो ये बेसिकली एक क्या बोलते हैं सबस्ट्रेटम या फिर वो कह सकते हो आप। ठीक है, तो गामा ट्यूब्यूलिन, फिर आता है अल्फा ट्यूब्यूलिन, फिर आता है हमारा बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, तो पहले आया गामा ट्यूब्यूलिन, फिर अल्फा, फिर बीटा, ऐसे करके करके ये हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये बनता है एंड यही है हमारा न्यूक्लिएशन प्रोसेस। अभी देखते हैं दिस कॉम्प्लेक्स एक्ट नेक्स्ट जीटीपी बाउंड टू अल्फा ट्यूब्यूलिन monomer is non-exchangeable and GTP bound to beta tubulin monomer is exchangeable with the free GTP। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, गामा ट्यूब्यूलिन में एक के बाद एक डाइमर आके अटैच्ड होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, एक होगा हमारा अल्फा ट्यूब्यूलिन, कहाँ गया स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक होगा हमारा बीटा। अल्फा ट्यूब्यूलिन में जो हमारा जीटीपी है
वो अंदर की तरफ रहता है और बीटा ट्यूब्यूलिन में ये बाहर की तरफ। ठीक है, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड एक मिनट रुकिए, अल्फा एंड बीटा, अब अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो एक के बाद एक ट्यूब्यूलिन आके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, फिर और आएगा अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, ऐसे आके एक प्रोटोफिलामेंट तैयार करता है। तो यहाँ पर जो जीटीपी है ये नॉन एक्सचेंजेबल है, मतलब ये अल्फा ट्यूब्यूलिन उसका जो जीटीपी है उसको एक्सचेंज ही नहीं करता, मतलब उसका हाइड्रोलाइज जो जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज नहीं रहता, जैसे जीटीपी रहता है अल्फा जीटीपी के अल्फा के साथ वैसे रह जाएगा। पर बीटा जो है वो दयालु है, अपना जो जीटीपी है उसको हाइड्रोलाइज करता है। जब पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस जब चलता है, एक के बाद ट्यूब्यूलिन डायमर लगता है, तो ये जीटीपी किस में कन्वर्ट होता है, जीटीपी जीडीपी में, जो एक एक्सचेंजेबल है। बाद में ये जीटीपी से एक्सचेंज भी होता है, रिसाइकल भी होता है। तो यही पूरा प्रोसेस है, यही इस पॉइंट पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है डायमर अलाइड टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट, ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि एक के बाद एक डायमर मिलके प्रोटोफिलामेंट तैयार करता है, फिर 13 प्रोटोफिलामेंट से कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट बीटा ट्यूब्यूलिन मोनोमर एक्सपोज पार्ट कॉल्ड प्लासेंट। और एक चीज़ यहाँ से जो हमारा बन रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बन रहा है यहाँ पे एक्सपोज रहेगा बीटा ट्यूब्यूलिन। याद रखना हमेशा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारा गामा ट्यूब्यूलिन कॉम्प्लेक्स है जिस डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे माइनस एंड, और दूसरी तरफ हमारा बीटा जो ट्यूब्यूलिन एक्सपोज रहता है उसको हम प्लस एंड कहते हैं। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का माइनस एंड को कैप करके रखता है गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, और प्लस जो एंड है उसमें कौन एक्सपोज रहता है, बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, अभी सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल बिल्ड फ्रॉम 13 प्रोटोफिलामेंट। अभी ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, अभी तो हम देख चुके हैं।